हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है और उसके साथ ही कि इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार होता है ये इन्फेक्शन हो जाता है कि हम सही से स्टिचेस की देखभाल नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है इन्फेक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और सिजेरियन से रिलेटेड और बेबी केयर से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कि सिजेरियन डिलीवरी में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। तो फर्स्ट रीज़न हम बात करते हैं कि अगर आपका इमरजेंसी सी सेक्शन होता है, तो जैसे अगर आप लेबर में हो तो लेबर बहुत टाइम तक बहुत लंबा हो गया है लेबर, और किसी रीज़न से नॉर्मल नहीं हो पाई और आपको इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा आपका, तो एक ये भी रीज़न रहता है इन्फेक्शन का। क्योंकि आपको और आपके डॉक्टर को उस उतनी तैयारी का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे अगर आप जाओगे, अगर इलेक्टिव सिजेरियन जिसे कहते हैं कि अगर आपने खुद प्लान किया है सिजेरियन, तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे ऑपरेशन से 4-5 घंटे पहले तक आपको कुछ खाना नहीं होता है, और भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या जो भी मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं। लेकिन इमरजेंसी सी सेक्शन में क्या होता है कि वो सब करने का टाइम नहीं मिलता है। सेकंड, कि डिलीवरी के बाद जो भी आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, जो मेडिसिन दी गई हैं, वो आपने पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं किया है। कि एंटीबायोटिक्स अगर 5 दिन के लिए दी गई हैं तो आपने नहीं ली है, या कभी ली है, या किसी दिन ली, किसी दिन नहीं ली। तो ये भी एक रीज़न रहता है इन्फेक्शन का। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक आप नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा टाइम ले रही है हील होने में, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। और नेक्स्ट, कि आपको प्रेगनेंसी में कुछ डायबिटीज़ है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी वीक हो गई है। प्रेगनेंसी में वैसे भी इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा-सा वीक हो जाता है, और उसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है या ऐसी कोई भी मतलब मेडिकल इश्यू है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो भी इन्फेक्शन आप जल्दी पकड़ लेते हो। और नेक्स्ट, कि आपको सिज़ेरियन के बाद आपने उसका साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा है, यानी कि आपने हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है, और साथ ही आपको जो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या जो कोई क्रीम दी जाती है लगाने के लिए, वो आप टाइमली नहीं लगा रहे हो। स्टिचेस की क्लीनिंग जो आपको डॉक्टर बोलते हैं स्टार्टिंग के दिनों में कि दिन में 2 से 3 बार करनी होती है, वो आप टाइमली नहीं कर रहे हो। या जो आपको अगर ड्रेसिंग भी अगर करनी है तो वो आप टाइमली नहीं कर रहे हो। तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर आपने सफाई का ध्यान नहीं रखा है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि बहुत से घरों में होता है कि ना, जैसे अब होता है कि डिलीवरी के बाद वाटरप्रूफ बैंडेज लगा दी जाती है। मेरे दोनों सिज़ेरियन में यही हुआ था कि उसके बाद घर आते ही डॉक्टर आपको बोलते हैं कि घर जाते ही आपको नहाना है। तो आते ही जैसे मैंने नहाया था, तो कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर हम नहाएँगे तो टाँके गीले हो सकते हैं या टाँके पक सकते हैं। या कुछ लोगों के घरों में भी जैसे होते हैं ना बड़े-बुज़ुर्ग, तो पहले ऐसे नहीं होता था कि अगर वाटरप्रूफ बैंडेज आती है, उसके बाद आप नहा सकते हो। पहले यही होता था कि हाँ, ऑपरेशन किया तो जब तक टाँके सूखेंगे नहीं तो आपको गीला नहीं करना है। तो बड़े-बुज़ुर्गों के मन में यही रहता है कि अगर ये नहा लेंगे तो हो सकता है टाँकों में कुछ दिक्कत हो जाए, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं, तो मना करते हैं। तो आपको ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, आप बड़े-बुज़ुर्गों को समझा सकते हो, उनकी डॉक्टर से बात करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस उसमें रहेंगे। और जब बैंडेज रिमूव हो जाती है ना, तो उसके बाद भी आपको जो भी डॉक्टर पूरे स्टेप बताते हैं कि ऐसे क्लीन करना है, फिर ये ऑइंटमेंट लगाना है, तो वो आपको टाइमली करना है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो, मदर की हेल्प ले सकते हो। मतलब घर में जो भी आपके पास आस-पास कोई भी अगर है, मतलब मेन ये है कि आपको उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखना है, आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और नेक्स्ट ये होता है कि आपको कपड़े टाइमली चेंज करने हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो भी आपकी डॉक्टर विजिट है डिलीवरी के बाद, वो आप मिस कर रहे हो या टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो। डिलीवरी के बाद 10 दिन के बाद आपको डॉक्टर बुलाते हैं विजिट के लिए। अगर आप वो मिस कर दे रहे हो या 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि 10 दिन के बाद डॉक्टर बैंडेज रिमूव करते हैं, जो भी आपकी ड्रेसिंग है वो रिमूव करते हैं, और आपकी स्टिचेस की कंडीशन देखते हैं। तो आपको बताते हैं कि हाँ, स्टिचेस अब मतलब ठीक हैं, हेल्दी हैं, या कुछ इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, या अगर पानी लीक हो रहा है, मतलब जो भी डॉक्टर को उस टाइम पे जो भी दिखाई देता है, तो उसी के बेसिस पर डॉक्टर आपको नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाते हैं। अगर वो आप मिस करते हो तो ये भी इसमें भी रहता है कि इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है कि अगर ओबेसिटी यानी कि फैट या मोटापा भी इसका एक रीज़न है इन्फेक्शन का, क्योंकि उसमें क्या होता है, फैट लेयर्स ज़्यादा होती हैं। तो इन्फेक्शन के बाद, सॉरी, तो डिलीवरी के बाद पानी निकलने लगता है कुछ लोगों का स्टिचेज़ में से।
तो वो होता है फैट लेयर्स की वजह से निकलता है। तो अगर पानी निकलता रहेगा तो गीला रहेगा, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर सिजेरियन डिलीवरी में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, जैसे ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, तो इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी वजह से अगर आप स्टेरॉइड लेते थे या ले रहे हो, या मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी रीज़न से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है या फेटल मेम्ब्रेन होता है वो इन्फेक्टेड है, तो डिलीवरी के बाद उस वजह से भी एक रीज़न होता है कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट कि अगर आपके पहले भी सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, तो वैसे ये सबके साथ नहीं होता है। इसका एक ये रीज़न होता है कि जितनी बार आप सिजेरियन करवाओगे, सेम जगह कट लगता है। तो जितनी बार वहाँ कट लगेगा, वहाँ की जो स्किन है, जो टिश्यूज़ हैं, उतने ही वीक होते जाते हैं। कि जैसे आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कपड़ा है, एक कपड़ा आपने एक जगह से इसको कट किया है, फिर उसको स्टिच किया है, फिर दोबारा से उसको वहीं से कट किया है, दोबारा से स्टिच किया है, फिर दोबारा कट किया है, फिर दोबारा स्टिच किया है, तो आप मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि उस कपड़े में वहाँ कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो इस वैसे ही हमारी स्किन भी होती है। अगर ज़्यादा सिजेरियन हुए हैं, 2 या 3 सिजेरियन हुए हैं, तो हर सिजेरियन के बाद आपकी बॉडी वीक हो जाती है, हर सिजेरियन के बाद आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। क्यों? लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरी अच्छे से मतलब डॉक्टर चेकअप पे जा रहे हो, अच्छे से मेडिसिन ले रहे हो, स्टिचेस की प्रॉपर केयर कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन होगा ही होगा। वैसे तो चांसेस अगर देखे जाएँ, तो फर्स्ट सिज़ेरियन में भी बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये मेन बात आती है कि आपके केयर पे, आपके हाइजीन पे, और दूसरा आपकी स्किन पे भी डिपेंड करता है, और आपका जो भी थ्रेड मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है उसको स्टिच करने के लिए, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आप इन्फेक्शन होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, वो जो हमने पहले बात की कि हाइजीन, कि साफ-सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपका बैंडेज रिमूव होगा, उसके बाद आपको टाइमली क्लीन करना है। आप सैनिटाइज़र से भी क्लीन कर सकते हो, या ऐसा कुछ डॉक्टर ने अगर कुछ बताया है, उससे आप क्लीन कर सकते हो, डेटॉल से कर सकते हो, सेवलॉन से कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो भी डॉक्टर ने अगर कोई क्रीम दी है, तो वो आपको लगानी है विदाउट फेल, और उसके साथ आपको नहाना है डेली। आप ये मत सोचो कि टाँके गीले हो जाएँगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप नहा सकते हो, तो आपको नहाना है। और नहाने में ऐसा नहीं कि आपको वहाँ सोप लगाना है, रब करना है कुछ, वो बस आप ये है कि वहाँ से सीधा आप पानी जाने दो वहाँ से। उसके बाद आपको टॉवल से उसको अच्छे से ड्राई करना है, और ड्राई करने के लिए भी आपको उसको रगड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से उसको दबा-दबा के अच्छे से आपको बस ड्राई करना है, बहुत हल्के हाथों से, कि वहाँ से पूरा पानी सूख जाए। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस ड्राई रहें। अगर आपकी डिलीवरी जैसे होता है ना, मानसून में हुई है या गर्मियों में हुई है, तो उस टाइम पे पसीने की वजह से भी स्टिचेस बार-बार गीले होते हैं। तो आपको जो कपड़े पहनने हैं, लूज़ पहनने हैं, कि आप वहाँ पे पसीना ना आए, स्टिचेस आपके ड्राई रहें। नेक्स्ट कि आपको जो भी मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, एंटीबायोटिक दी है, वो आपको टाइमली लेनी है। और नेक्स्ट कि आपको कपड़े अपने डेली चेंज करने हैं। उस टाइम पे होता है कि मतलब पेन रहता है, या मतलब थोड़ा हम बेबी के चक्कर में भी थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं, तो खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और पेन की वज़ह से भी हमारा उठना-बैठना, मतलब मूवमेंट इतना फ्रीली नहीं हो पाता है। तो लेकिन फिर भी आपको, अगर आप डेली नहीं नहा रहे हो, 1 दिन छोड़ के नहा रहे हो, 2 दिन छोड़ के नहा रहे हो, तो भी आपको अपने कपड़े डेली चेंज करने हैं। क्योंकि इन्फेक्शन में क्या होता है ना, कुछ बैक्टीरिया स्टिचेस में चले जाते हैं, उस वज़ह से इन्फेक्शन होता है। और अगर आपको स्टिचेस में या स्टिचेस के आस-पास इचिंग हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि वहाँ पे अगर बैंडेज लगी रहती है, तो उस वज़ह से भी हमें थोड़ी-सी इचिंग होती है, तो आपको कंट्रोल करना है। आपको वहाँ स्क्रैच नहीं करना है, मतलब खुजली वहाँ नहीं करनी है स्टिचेस में या स्टिचेस के आस-पास। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप थोड़ा खुजली कर दो, तो ऊपर से हो सकता है, जैसे होता है ना, स्किन थोड़ी-सी हट जाती है, तो अगर वो हो गया तो फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको इचिंग हो रही है, तो बहुत हल्के से आप सहलाते-सहलाते कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में होती है। उसके बाद अगर आपकी बैंडेज अगर रिमूव हो गई है ना, और फिर भी उसके बाद भी आपको इचिंग होगी, तो आपको कंट्रोल करना है, वहाँ पे आपको स्क्रैच या खुजली नहीं करनी है। और थोड़ा उठते-बैठते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं है। और उसके साथ ही, क्योंकि अगर हम बार-बार ज़्यादा झुकते हैं ना, तो वहाँ पे स्किन थोड़ी खिंचती है, प्रेशर आता है। तो अगर आपके अभी टाँके गीले हैं, हील नहीं हुए हैं, तो टाँके खुलने का डर रहता है। अगर वहाँ पे बार-बार स्किन खींचेगी, आपको कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कुछ केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है।
तो स्टिचेस के आसपास कोई भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ ना करें कुछ टाइम तक, जब तक आपके स्टिचेस हील नहीं होते हैं। और आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले आपको पानी ज़्यादा पीना है, तो उससे क्या होगा कि उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और खाने में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। जैसे दाल आपको खानी है डेली, आप पनीर खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो और उसके साथ आपको दही खाना है। सलाद खाओ खाने के साथ। अगर आप डाइट भी अच्छी लोगे तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, तो सिज़ेरियन जो स्टिचेज़ हैं आपके टाइमली और जल्दी हील होंगे। बहुत बार ना ये भी होता है कि हाँ, दही नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है और कुछ लोगों का तो मैंने ये भी सुना है कि दूध भी नहीं पीना है, कि दूध पीने से गैस होती है तो टाँगों में दर्द होता है और बच्चे को गैस होती है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको ये होता है कि आपको मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। मतलब ये जो भी हमने पॉइंट अभी तक डिस्कस किए, ये सब आपके हाथ में है कि आप इन्फेक्शन होने से कैसे बचा सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं कि कुछ मेडिकल रीज़न की वज़ह से इन्फेक्शन हो जाता है। फिर अब उसमें तो देखिए, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, कि अगर आप टाइमली नोटिस कर लोगे ना कि हाँ, कुछ तो अलग हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है, वो इनिशियल स्टेज में ही वो रुक जाता है, वहीं हील हो जाता है। तो इन्फेक्शन के साइन क्या-क्या होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी कि सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद चावल कब से खा सकते हैं, घी कब से खा सकते हैं, दही खा सकते हैं या सीढ़ियाँ ये सब कब से यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, या आप मेरा चैनल विज़िट करके भी सिज़ेरियन केयर से रिलेटेड आप जो भी वीडियोज़ हैं उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।